हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एमएसटी सीटी वन शॉट में ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सोल्यूशन कवर करने जा रहे हैं। सोल्यूशन जो चैप्टर है इसकी कनेक्टिविटी बहुत सारे चैप्टर्स से मिलती है और साथ ही ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करता है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, साथ ही इससे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थ्योरी पोर्शन करेंगे एंड देन हम साथ में फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए इनफ होगा इस चैप्टर को कंप्लीटली समझने के लिए। तो पहले हम आ जाते हैं सोल्यूशन वर्ड पर। ओके, तो अगर हम बात करें सोल्यूशन वर्ड की, तो सोल्यूशन की डेफिनेशन सिंपल है। सोल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। अब होमोजीनस का मतलब क्या होता है? तो होमोजीनस में दो वर्ड है। होमो होमो मतलब क्या होता है? सेम। और जीनस मतलब होता है टाइप। तो अगर कोई मिक्सचर है जो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम टाइप का है, उसका कंपोजिशन सेम है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और उसी होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर ले लिया और वाटर के साथ मैंने क्या ले लिया? शुगर ले लिया। ठीक है। तो वाटर के अंदर जब मैं शुगर को मिक्स कर दूंगी तो हमारा सोल्यूशन जो है थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम दिखेगा। स्वीटनेस सेम होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। सो थ्रू आउट द सोल्यूशन जो है जब हमारा सेम होगा तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे? सोल्यूशन बोल देंगे। अब अगर हम बात करें सोल्यूशन के कंपोनेंट की, तो सोल्यूशन में दो मेनली कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट है हमारा सॉल्यूट। ओके, तो सोल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो जिस सोल्यूशन में जो सब्सटेंस हमारा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जो सब्सटेंस हमारा स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। ठीक है। जो सब्सटेंस लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्वेंट है, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। इसके अलावा लार्जर सॉल्वेंट जो होता है वो उसी का फिजिकल स्टेट हमारे सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। मतलब अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन लिक्विड होगा। ठीक है। जबकि सॉल्यूट जो है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करता है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा किसी भी सोल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्वेंट होते हैं, बट उसमें मल्टीपल सोल्यूट हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। उसमें हमने क्या ले लिया? शुगर ले लिया। उसमें हमने क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया। और उसमें हमने क्या ले लिया? तो उसमें हमने सिट्रिक एसिड ले लिया। तो हमारा वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। और ये तीनों जो चीजें हैं वो हमारी क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है। तीनों चीजें स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगी और वाटर जो है वो हमारे सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा, क्योंकि वाटर लिक्विड में है यहाँ पर, तो सोल्यूशन भी हमारा कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबका कंपोजिशन होगा। ठीक है। अब कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो एक ही है, सॉल्यूट भी एक ही हो, ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट हो, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। जहां पर हमारा एक ही सॉल्वेंट हो और एक ही सॉल्यूट हो। बाइनरी मतलब ही टू होता है। तो ऐसा सोल्यूशन जहां पर एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है उसको हम बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। और मेनली इस चैप्टर में हम बाइनरी सोल्यूशन को समझते हैं और बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पर हमने बाइनरी सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल लिख दिए। तो अगर हमारा सॉल्यूट कौन से स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो, और सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में हो, तो हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा? गैसियस बनेगा। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मिक्सचर ऑफ एयर। ठीक है। एयर इज द होमोजेनियस सोल्यूशन। अगर हम गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा लिक्विड होगा, जैसे CO2 गैस इन वाटर। अगर हम गैस को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा सॉलिड होगा, जैसे कि हाइड्रोजन ऑन द पैलेडियम मेटल। ओके, इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे एग्जाम्पल। इसके अलावा
अगर लिक्विड सॉल्यूट को गैस में मिक्स किया जाता है तो सोल्यूशन गैसेस बनता है, जैसे क्लोरोफॉर्म वेपर इन नाइट्रोजन गैस। ओके। इसके बाद अगर लिक्विड में लिक्विड मिक्स किया जाता है तो सोल्यूशन लिक्विड बनता है, जैसे अल्कोहल वाटर। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है तो हमारा सोल्यूशन बनता है सॉलिड, इसको हम बोलते हैं अमलगम। ठीक है। तो जब मर्क्यूरी मेटल किसी और मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो ये हमारा जिंक अमलगम हो गया, ये हमारा सोडियम अमलगम हो गया। अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा एलॉय। अगर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन लिक्विड बनता है, जैसे शुगर एंड वाटर। अगर सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन हमारा गैसियस बनता है, जैसे कि कैम्फर पेपर इन नाइट्रोजन गैस। ये हमारे काइंड ऑफ बाइनरी सोल्यूशन है, जो बेसिकली क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना होता है, इनको ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता है कि विच काइंड ऑफ बाइनरी सोल्यूशन दे आर। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। तो हमारे 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। पहला सोल्यूशन होता है हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा होता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और फिर आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड मतलब कि अब इसमें हम डिसॉल्व तो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अब हम इसमें डिसॉल्व तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने क्या करा? टेम्परेचर इंक्रीज करके एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ओके। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जहां पर सोल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जहां पर हमारा सोल्यूट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो हमारे 2 काइंड ऑफ सोल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने 3 सोल्यूशन बनाए, तो पहला सोल्यूशन मेरा ए है, दूसरा सोल्यूशन मेरा बी है और तीसरा सोल्यूशन मेरा सी। ए बी सी तीनों में हमने क्या रखा है? तीनों में हमारा सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट क्या है? शुगर। तीनों में हमारा सॉल्वेंट वाटर है, सोल्यूट क्या है? शुगर। ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखो तो मैं मान लेती हूँ कि इसमें 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है। ठीक है। पहले में मैंने क्या करा? 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया और दूसरे में मैंने क्या किया? 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया। तो ये मेरा पहला सोल्यूशन बन गया, ये दूसरा। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगी तो इन कंपैरिजन मेरा एक डेटा ये आएगा कि ए, क्योंकि उसमें लेस सोल्यूट है, तो ए इज डाइल्यूटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड बी इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। बी इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ओके। बी इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। नाउ सपोज अब मैंने इसमें क्या कर दिया? 500 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर दिया। अब जब मैं कंपेयर करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि बी जो है डाइल्यूट सोल्यूशन है और सी क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक बार मैंने बी को क्या बोला? कॉन्सेंट्रेट बोला, और एक बार मैंने बी को क्या बोला? डाइल्यूट बोला। मतलब अब या तो बी कॉन्सेंट्रेटेड है या तो डाइल्यूट है, लेकिन हमने 2 अलग अलग सोल्यूशन से कंपेयर किया तो बी का नेचर बदल गए। एक टाइम पर बी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड था और दूसरे टाइम पर बी हमारा क्या था? डाइल्यूट था। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सोल्यूशन को बदलेंगे, ठीक है, अगर हम सोल्यूशन को बदलेंगे तो उसका जो बेसिकली कंपोजिशन है वो हमेशा हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं।
तो ऐसे कंपेयर करके एक सोल्यूशन किसी दूसरे सोल्यूशन के रेफरेंस में कॉन्सेंट्रेट हो सकता है और किसी और के रेफरेंस में डाइल्यूट हो सकता है। तो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, आधे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने करे होंगे ऑलरेडी, तो हम क्विकली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं और इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, अगर मुझे मास परसेंटेज को यहाँ पर डिफाइन करना हो तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर पाऊंगी, तो मास परसेंटेज इज अमाउंट ऑफ solute present in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा क्या हो गया, मास परसेंटेज हो गया, क्योंकि सोल्यूशन में हमारे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, mass of solute plus mass of solvent should be equal to mass of solution। ठीक है, mass of solution। तो पहला हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया मास परसेंटेज। अगर हम बात करें मास परसेंटेज की, तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास 10 ग्राम शुगर डिजोल्व है इसमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, अगर वाटर है तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा, तो 100 माइनस 10, लाइक 100 माइनस 10, 90 ग्राम हमारा क्या होगा वहां पर सॉल्वेंट होगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट को अगर डिफाइन करना हो तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, और अगर इसको हमको बताना है तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, ml में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम वॉल्यूम का भी कंजर्वेशन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, इसके अलावा हमारा थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको अगर डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट in gram present in 100 ml of solution। Okay, और the formula become mass by volume percentage equals to, तो हम क्या रखेंगे, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखेंगे किसमें, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखेंगे हम ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट है। ठीक है,
अब अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट है तो हमको इंटर रिलेशन भी आना चाहिए। तो इंटर रिलेशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू, ओके, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को, इस इंटरचेंज फॉर्मूले को हम यूज करके इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इन टर्म्स को आपस में इस फॉर्मूले से इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, तो हमको यूनिट के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट में वैल्यू रखनी है। इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जो फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। जो हमारा फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन डिफाइन करना है तो ये भी किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट, किसमें, इन ग्राम में, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में रहेगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होता है। तो वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में डिफरेंस यही होता है कि वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में है और वहां पर क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। कुछ यूनिट कन्वर्जन आप समझ लो, जैसे वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम में अगर हमने बोला 1 लीटर, तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, 1000 मिलीलीटर के। इसके अलावा हम इसको समझेंगे कि 1 लीटर जो होता है इक्वल होता है 1 dm क्यूब, डीएम स्टैंड फॉर डेसीमीटर, ओके। एंड अगर हम बात करें 1 ml, तो 1 ml इज इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, सीएम क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखते हैं तो 1 cc। तो आप यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने लीटर की जगह पर कहीं डीएम क्यूब भी बोल दिया तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और अगर कहीं पर एमएल की जगह सेंटीमीटर क्यूब या सीसी भी लिखा है तो भी उसका मतलब सेम है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसको हम बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन, ओके, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। अगर हम पीपीएम की बात करें तो जब हमारे सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है तब हम पीपीएम यूज करते हैं। पीपीएम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, किस में रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे सोल्यूट का मास किस में, ग्राम में, और मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन ऑफकोर्स इसको भी रखेंगे ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब हमको छोटी क्वांटिटी, ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को डिफाइन करना होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में या लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन में। जैसा हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया, तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो पीपीएम में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन को भी हम पीपीएम में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन को भी हम पीपीएम में एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन को बात करें तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सपोज हमने माना कि एक हमारा सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वेट की या मॉलिक्यूलर मास की, तो ए का मॉलिक्यूलर मास ma है और बी का मॉलिक्यूलर मास mb है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो ए का वेट WA है और बी का वेट WB है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए, Na इज इक्वल्स टू WA बाय Ma, ओके, WA बाय Ma, एंड NB इज इक्वल्स टू WB बाय MB, ओके, NB इज इक्वल्स टू WB बाय MB, WB बाय
MB। तो ये हमारे मोल्स हो गए। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन इज लाइक कि मोल के पोर्शन निकालना है आपको। ठीक है। तो A का मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। ओके। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XB इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी। अब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तो दोनों मिलकर बना रहे हमारा एक सोल्यूशन। तो जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो सम होता है वो एक सोल्यूशन के लिए टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो मतलब अगर आपने जीटा ए कैलकुलेट कर लिया एक्स से, तो आपको एक्स भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन के बाद अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। और अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी जो होती है वो बराबर होती है नंबर्स ऑफ मोल्स। और मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके। और इसमें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप कौन सी यूनिट रख रहे हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब अगर मैं बात करूं मोलैरिटी, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मोल्स निकालते हैं गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास से, और यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है। किसमें? लीटर में। अगर वॉल्यूम बाई चांस ml में दिया है तो गिवन वेट किसका? सोल्यूट का। मोलिकुलर मास किसका? सोल्यूट का मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। तो इसको हम क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ओके। तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे और वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है वो होता है मोलैलिटी। ओके। सो मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ओके। और स्मॉल m, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। ठीक है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट होता है। मोलैलिटी में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं, जबकि मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मोलैलिटी हो गया। और उसके बाद हमारा अगला टर्म होता है नॉर्मेलिटी। ओके। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution in liter। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हमको क्लियर करना है व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट है इज, आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट को। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू weight of solute, weight of solute in gram divided by equivalent weight, इक्विवेलेंट वेट। और हमारा इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ओके। जिसको हम x से या n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर x जो है हमारा वैलेंसी फैक्टर है। ये एसिड में किसके बराबर होगा? तो H प्लस के बराबर होगा। बेस में किसके बराबर होगा? जितने OH माइनस प्रेजेंट होंगे। और सॉल्ट के में जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। जैसे मैंने बोला H2SO4, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि इसमें 2H2O है। जैसे मैंने बोला HCl, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि इसमें 1 है। ऐसे मैंने बोला CaOH का होल टॉइस, तो 2 OH है तो वैलेंसी फैक्टर 2। अगर मैंने बोला CaSO4, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 2, तो वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसमें ना हमारा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमको बहुत काम आता है, वो है नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर x मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी।
ओके, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर x मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो ऐसे सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें क्या आता है, वॉल्यूम आता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा मास बाय मास जो है उसमें अगर आप चेक करेंगे तो मास बाय मास में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कैसा है, तो ये है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंट बाय वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मास बाय वॉल्यूम में भी वॉल्यूम आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके बाद पीपीएम में वॉल्यूम नहीं आ रहा तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन में तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप इजिली चेक कर सकते हो, मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीटी में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ओके, हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्वेंट की कैपेसिटी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, और सॉल्युबिलिटी अगर अलग अलग सोल्यूशन है तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसॉल्व होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है वाटर, ठीक है, और वाटर में आपने क्या मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स कर दिया, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ज्यादा शुगर मिक्स कर पाओगे। ठीक है, तो और सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब सपोज आपको दो गैसेस मिक्स करनी है, ठीक है, गैस वन को गैस टू में मिक्स करना है। अब अगर आपने ये दोनों गैसेस मिक्स करनी है और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैसेस का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा कंटेनर फुल्ली क्लोज नहीं है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा बात करें कि आ, हमारा सॉल्युबिलिटी जो होता है उस पर प्रेशर का क्या फैक्टर पड़ता है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है बाय हेनरी लॉ। ओके, हेनरीज लॉ। ओके, हेनरी लॉ की अगर हम बात करें तो ये हमको क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये हमको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। मतलब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमको क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in a solution, in a solution directly proportional to, proportional to partial pressure, partial pressure of the gas। ठीक है, तो मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी उस सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन जो होगा उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स से, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को हमने यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट किया। ओके, अगर हम पी की बात करें, ओके, तो P जो है हमारा क्या है यहाँ पर, तो P हमारा एक पार्शियल प्रेशर है सेम गैस का। ठीक है, अगर ए गैस है तो ए गैस का पार्शियल प्रेशर है। इसको हटाएंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा के पी। ओके, x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, के पी। ओके,
के यहाँ पर क्या है, तो के है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, के है हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, और अगर हमने इस के को शिफ्ट किया दूसरे साइड, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/k मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1/k मल्टीप्लाई बाय एक्स, और P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एच एक्स। यहाँ पर के एच हमारा क्या है, तो के एच हमारा हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब इसकी वैल्यू टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच एंड एक्स, वेर के एच इज हेनरीज कांस्टेंट एंड एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो सपोज मैंने दो गैसेस मिक्स किए, ठीक है, गैस ए और गैस बी, मैंने दो गैसेस मिक्स किए, गैस ए का पार्शियल प्रेशर पी है और गैस बी का पार्शियल प्रेशर पी बी है, तो पी ए इज इक्वल्स टू के एच zeta A, mole fraction of A, and PB is equals to KH zeta B. ओके, आपको KH की वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जरूरत होती है तो आपको गिवन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हेनरीज कांस्टेंट है और ये हमारा हेनरीज लॉ है। ठीक है, जो क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of gas in a solution where solvent is liquid and solute is gas। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की, तो इस लॉ के हमारे पास कुछ अप्लीकेशंस हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो पहले हम अप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक में ना कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे किसका एप्लीकेशन है, तो ये हमारे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसीलिए उसमें CO2 डिसॉल्व हो जाता है। ओके, अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, ठीक है, लिमिटेशन की बात करेंगे, तो लिमिटेशन, अगर लिमिटेशन की बात करेंगे तो बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे कि सबसे पहला लिमिटेशन इसका यही है कि प्रेशर जो होना चाहिए बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर इज नॉट टू हाई। ओके, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, और जो भी हम गैसेस को मिक्स कर रहे हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। रिएक्ट होके वो मिक्सचर नहीं बनाएंगी, तो रिएक्ट होके वो कंपाउंड बना लेंगी, तो वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम वेपर प्रेशर को समझेंगे तो हमको आगे और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो सपोज कि मैंने ना एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने कोई लिक्विड भर दिया। अब वो लिक्विड सपोज वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, यहाँ पर हीट होके धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब मैंने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया तो ये सारे वेपर यहाँ पर जाके टकराएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि वाटर हमारा कैसा होता है, वाटर एक वोलाटाइल सब्सटेंस है। वोलाटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल मोबाइल होते हैं, जिनके पार्टिकल चलते हैं, कन्वर्ट होते हैं, मतलब उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो वाटर हमारा एक वोलेटाइल पार्टिकल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वाटर जो है धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप चाहे तो नीचे से हीट भी लगा सकते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी खाली जगह वेपर से भर जाएगी, लेकिन नए वेपर तो और बन ही रहे होंगे। तो ये जो नए वेपर बन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब स्पेस बचेगा नहीं, तो ये नए वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और वो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्रिएटेड और exerted by the vapor of the liquid on the surface of the liquid is known as vapor pressure। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का हमको बहुत काम लगने वाला है। ओके, तो वेपर प्रेशर कौन क्रिएट करता है,
तो ये वेपर क्रिएट करते हैं या गैस क्रिएट करते हैं, किस पे क्रिएट करते हैं, तो लिक्विड के सरफेस पर क्रिएट करते हैं। तो लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो हमारे जो वेपर प्रेशर है वो किसका होगा, तो वो हमारे एक वोलाटाइल सब्सटेंस का होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर हमारे वोलाटाइल सब्सटेंस का होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा राउल्ट्स लॉ। ओके, अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, तो अगर सपोज हमने यहाँ पर एक लिक्विड लिया है, जैसे कि अभी ऊपर लिया था, तो ये लिक्विड है और ये लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है और ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मान लो लिक्विड जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो प्रेशर हमारा क्या है, तो वो प्रेशर हमारा पीए। ठीक है, लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो हमारा प्रेशर पीए है, और यहाँ पर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जीटा ए है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पीए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली, वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to zeta A। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सपोज हमको इसी को थोड़ा और क्लियरली समझना है, तो हमने दो सब्सटेंस लिया, ये हमारा पहला सब्सटेंस ए है और ये हमारा दूसरा सब्सटेंस बी है। आप किसी को भी सॉल्यूट मान लो, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो। ठीक है, ये हमारा लिक्विड ए है और ये हमारा लिक्विड बी है। ठीक है, इस ये भी वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल है। कंटेनर क्लोज करा है, तो यहाँ पर ये जो पहले कंटेनर में प्रेशर क्रिएट होगा वो है पी ए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए जो होता है हमारा क्या है, तो पी नॉट ए इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है हमारा, पी नॉट बी। पी नॉट बी इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ओके, अब अगर हम राउल्ट्स की लॉ की बात करें, ठीक है, तो राउल्ट्स का लॉ यहाँ तक हमारी बात क्लियर करता है कि वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट ए प्योर लिक्विड ए का है और पी नॉट बी प्योर लिक्विड बी का है। अब हमको इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पर सरफेस पर क्या है, तो यहाँ पर सरफेस पे सारे ए मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर सरफेस पे सारे बी मॉलिक्यूल्स हैं। प्योर है ना, तो ऊपर भी सारे बी मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन जब हम उनको मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो कुछ जगह हमारे क्या होंगे, ए मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ जगह हमारे बी मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर। मतलब कुछ हमारे ए के वेपर होंगे और कुछ हमारे क्या होंगे, बी के वेपर होंगे। ये जो छोटे वाले हैं वो बी के वेपर हैं और जो बड़े वाले हैं वो हमारे क्या है, ए के वेपर हैं। ठीक है, अब ये हमारा सोल्यूशन बन गया विच इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब सोल्यूशन में ए का जो प्रेशर होगा उस समय उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और अगर हम इसकी बात करें आगे, तो पीए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पीए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हम यहाँ पर के कांस्टेंट रख रहे हैं और जीटा ए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अगर हम इसी सोल्यूशन में बात करें बी, तो बी का जो पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं ना, तो दो में एक को कंपेयर करोगे तो एक तो पार्शियल ही हो जाएगा ना। तो पीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। जितने ज्यादा जीटा बी होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ बी होगा उतना ज्यादा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। तो पीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पीबी इज इक्वल्स टू के जीटा बी। ठीक है, ये दोनों के अलग अलग हैं। ओके, अब इक्वेशन ए लेते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर है, जीटा ए प्लस जीटा बी मोल फ्रैक्शन के सम 1 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर मान लिया, पहला इक्वेशन लिया पी ए इज इक्वल्स टू के जीटा ए, और हमने मान लिया कि जीटा बी 0 है। अगर जीटा बी 0 है, अगर ये 0 है तो जीटा ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 तो पी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, और जीटा ए इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल है, ए के। तो उस समय हमारा के किसके बराबर है, पी नॉट ए के, प्योर वेपर प्रेशर।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिया पीबी इज इक्वल्स टू के जीटा बी, हमने यहाँ पर एज्यूम किया जीटा ए इज 0, तो जीटा बी कितना हो गया 1, तो पीबी इज इक्वल्स टू के, तो के इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा पी नॉट बी के। अब ये वैल्यू रखेंगे के की दोनों इक्वेशन में, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, और पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। ओके, पीए और पीबी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है, जबकि पी नॉट ए जीटा ए और पी नॉट बी जीटा बी जो है हमारे मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है। अब डॉल्टन्स क्या बोलते थे, डॉल्टन बोलते थे कि अगर हमने दो गैसेस को मिक्स किया है किसी कंटेनर में, तो गैसेस का टोटल प्रेशर जो होगा उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, पीटी इज टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू क्या थी, तो पीए की वैल्यू थी पी नॉट ए जीटा ए, और पीवी की वैल्यू क्या थी पी नॉट बी जीटा बी। पीवी की वैल्यू हमारी थी पी नॉट बी जीटा बी। ओके, तो हमारा पीटी इज इक्वल्स टू कितना आ गया पी नॉट ए जीटा ए और पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है। अब इसी को हमको थोड़ा सा ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम इस ग्राफ फॉर्म को बनाना चाहें, तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग ग्राफ। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ जैसा बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ जैसा आपको बना रही हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। ओके, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमने मान के रखा है कि यहाँ पर हमारे सभी के सभी ए पार्टिकल्स है और यहाँ पर सभी के सभी बी पार्टिकल्स है। जब सभी के सभी ए पार्टिकल्स है तो जीटा ए 1 होगा और जीटा बी कितना होगा 0 होगा, और यहाँ पर सभी के सभी बी पार्टिकल हैं तो जीटा बी 1 होगा और जीटा ए कितना होगा 0 होगा। हो क्या रहा है कि आप सोचो पानी और मतलब पानी है और दूसरा हम समझ ले रहे हैं अल्कोहल है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी रिमूव कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डाल रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा होगा कि उस सोल्यूशन में पूरा अल्कोहल बचेगा और पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक है, और शुरुआत में सिर्फ पानी लिया है। ओके, तो शुरुआत में जब सिर्फ पानी लिया तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर होगा पानी का, और जब शुरुआत में सिर्फ वो लिया है अल्कोहल लिया तो उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर होगा, तो ये हमारा पी नॉट बी। जैसे जैसे पानी का अमाउंट कम करेंगे हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा, और इस पॉइंट पर पी नॉट ए 0 हो जाएगा, जबकि इस पॉइंट पर हमारा सेम एस पी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बी के मॉलिक्यूल ही नहीं है। जब हम इन दोनों लाइंस को ऐड करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा पीटी विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। ये हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे सोल्यूशन को तीन काइंड ऑफ सोल्यूशन में डिवाइड किया गया है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के मेन सोल्यूशन होते हैं। पहला होता है हमारा आइडियल सोल्यूशन और दूसरा होता है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो आइडियल सोल्यूशन हर एक कंडीशन में क्या करता है राउल्ट्स का लॉ जो होता है उसको फॉलो करता है। हर एक कंडीशन में राउल्ट्स का लॉ क्या करता है फॉलो करता है, जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स का लॉ फॉलो नहीं करता है। राउल्ट्स का लॉ क्या है, तो हमारा पीटी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है, जो नहीं फॉलो करता है वो नॉन आइडियल होता है। मतलब पीटी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, और यहाँ पर पीटी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। तो अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या हो सकता है, तो या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो स्मॉलर हो सकता है। सो वेन एवर पीटी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी, उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। और जब पीटी इज स्मॉलर देन पी ए प्लस पीबी, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो हमारे राउल्ट्स लॉ का दो टाइप का डेविएशन हो गया। तो आइडियल सोल्यूशन एक हो गए, नॉन आइडियल सोल्यूशन दो हो गए, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर अगली बात करें तो यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो एंथैल्पी है वो 0 होनी चाहिए, वॉल्यूम चेंज जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए,
एंट्रोपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम इजिली याद कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला नियरली पास में हो, जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन, ठीक है, हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ईटीसी। ठीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में और पॉजिटिव डेविएशन में, नॉन आइडल सोल्यूशन में भी दो पोर्शन होते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस सबके लिए पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी सबके लिए निगेटिव होता है। यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर डेल्टा वी क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एस सबके लिए पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी सबके लिए निगेटिव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम H2O प्लस CH3OH, ओके, या फिर हम ले सकते हैं H2O प्लस C2H5OH। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O प्लस HCOOH। ओके, तो ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ आइडियल सोल्यूशन है। अब थोड़ा सा ग्राफ में ही हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में ये ग्राफ अप साइड जाता है, ये रेड वाली लाइन पॉजिटिव डेविएशन है, जबकि ये पर्पल वाली लाइन आपकी क्या है, निगेटिव डेविएशन है, और ब्लैक वाली लाइन क्या है, आपका आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ग्राफ देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा सोल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव, निगेटिव, या फिर कैसा सोल्यूशन है, पॉजिटिव, निगेटिव, या फिर आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ आइडियल सोल्यूशन होते हैं। इसके बाद जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस चैप्टर का, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, those physical properties which those physical property of solution which dependent only on the total number of particles, the total number of particles, and independent of independent of nature of the solution, like nature of the particles, independent of nature of particles। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, या फिर हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उसके शेप पर, साइज पर, या चार्ज पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और मेनली हमारे पास चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें पहला है हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है हमारा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर ना डिपेंड करके ओनली नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमारे पास चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों के नाम हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो पहली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सपोज कि हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, इस सोल्यूशन में पहले हमने क्या मिक्स किया, सॉल्वेंट मिक्स किया, ठीक है, और सोल्यूशन का कंटेनर बंद कर दिया। जब हमने इसमें सॉल्वेंट मिक्स किया तो ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर है।
ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारा कितना है, हमने मान के रखा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारा कितना है, P है। ठीक है, अब इसी में हमने क्या कर दिया, इसी में हमने मिक्स कर दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जब हमने इस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया तो यहाँ पर सारे सरफेस पर ए थे और सबने वेपर बनाया, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया तो सरफेस पे कौन आ गया, बी आ गया। अब बी जो है हमारा नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो बी जो है अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इस सोल्यूशन पे किसके वेपर है, तो सिर्फ ए के वेपर है और ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन है, इसमें हमको कम वेपर दिख रहे हैं और इस समय इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पीएस बोलते हैं। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी। आप पी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखने से ही पता चल जा रहा है कि पी इज ग्रेटर देन पीएस। तो जब किसी सॉल्वेंट में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर गिर जाता है, लो हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं P माइनस पी एस, और ये हमारा डेल्टा P है। तो डेल्टा P इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अब अगर हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बोल रहे हैं तो हमको बस क्या करना है, इसको प्योर वेपर प्रेशर P से रिलेट करना है। तो डेल्टा P अपॉन P, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा जीटा बी के, जीटा बी। जीटा बी क्या है, ये हमारा वही नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, ये हमारा यही बी सब्सटेंस है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो जितने ज्यादा आपके नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मिलेंगे सोल्यूशन में, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा पी जो है हमारा, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू जीटा बी। जीटा बी जो है हमारा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा। तो ये एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्योंकि हमने सोल्यूट थोड़ा सा मिलाया है तो एन ए इज मोर 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 ग्रेटर देन एन बी। तो हम क्या नीचे वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन। एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया, एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एन बी बराबर क्या होता है, तो एन बी बराबर होता है वेट ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी, और एन ए बराबर क्या होता है, वेट ऑफ ए, मोल्स है ना एन, अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए। तो डेल्टा पी अपॉन पी विच इज इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए, और एन बी की वैल्यू रखेंगे डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाई बाय एन बी की वैल्यू रखेंगे तो डब्ल्यू ए बाय एम ए, डब्ल्यू ए बाय एम ए। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको यहां से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास। तो एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज इलिवेशन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट, टी है इज टेम्परेचर। इलिवेशन का मतलब क्या होता है, तो इलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, सेम हमने सॉल्वेंट लिया ए, ठीक है, सॉल्वेंट लिया हमने ए और इसमें हमने मिलाया कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बी। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा ए है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी है। ये दोनों मिलकर हमको क्या देंगे, तो ये दोनों मिलकर हमको देंगे सोल्यूशन। ये दोनों मिलकर हमको क्या देंगे, सोल्यूशन देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन में ए भी है और बी भी है, सोल्यूशन में ए भी है और बी भी है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब अगर आप अज्यूम करो
तो पहले वाले में ना सभी के सभी वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट तो यही होता है ना जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट मैं बोलूं TA है, ठीक है, तो यहाँ पर वेपर ज्यादा आपको कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी बॉईल हो रहा है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं TS बोलूं तो यहाँ पर वेपर कम है, तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि वेपर कम है मतलब जल्दी जल्दी बॉईल नहीं हो पा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन करोगे इन द टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? TA है, और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है? TS है। A स्टैंड फॉर ए का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब ये हमारा TA है और ये TS है, ठीक है। अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ऑफकोर्स हमको दिख रहा है कि TS में कम वेपर बन रहे हैं, और वेपर कम बन रहे हैं मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं TS इज ग्रेटर देन TA। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ा। बढ़ने को हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन बोलेंगे। तो TS माइनस TA जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा TB। ओके, बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा जितने का चेंज हुआ। और डेल्टा TB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी इज स्मॉल m, ओके। और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM। KB को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा KB हो गया। अब अगर आपको याद हो तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? तो नंबर्स ऑफ मोल्स, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ अगर ग्राम में रखेंगे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा मोलैलिटी बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी। एम की वैल्यू की जगह पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, इस किसमें? ग्राम में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन भी यही पूछता है, एम बी कैलकुलेट करो। तो एम बी इज इक्वल्स टू के वी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। तो ये हमारा क्या हो गया? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो थर्ड है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का मतलब कमी होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होना? डिक्रीजमेंट होना, डिक्रीज होना। तो सपोज हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। हमने मिक्स किया तो हमको क्या मिला? ए बी मिला, ठीक है। यहाँ सरफेस पे कौन है? तो यहाँ सरफेस पे सिर्फ ए है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ए भी है, बी भी है, ए भी है और बी भी है, ठीक है। फ्रीज करना है हमको। अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो फ्रीज करना डिफिकल्ट है ना। अगर वेपर कम बनेंगे तो आसानी से सॉलिड में कन्वर्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि सोचो ज्यादा वेपर बनेंगे तो उसको वापस से आपको लिक्विड कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन फिर से लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सॉलिड में। तो अगर इसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट टी है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट TS है, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TA ज्यादा होगा किससे? TS से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिफरेंस कितना हो जाएगा? TA माइनस TS इज इक्वल्स टू डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। KF यहाँ पर क्या है? तो KF यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो दोनों नियरली सेम फॉर्मूला है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। और m की वैल्यू अभी अभी हमने देखी, तो m की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए, किसमें? ग्राम में। वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। और एम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो एम बी की वैल्यू आ जाएगा डेल्टा TF, सॉरी KF इंटू डब्ल्यू बी
into 1000 upon WA into delta T। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ वोलाटाइल सॉलिड। ओके, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस को थोड़ा सा समझेंगे तो अगर मैंने दो सॉल्वेंट लिए, इसको एक मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग करके रखा है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, तो यहाँ पर हमने रखा है सोल्यूशन और यहाँ पर हमने क्या रखा है, तो यहाँ पर हमने रखा है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन पर यहाँ पर क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होगा वो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से पास करेंगे, इधर आएंगे ताकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने से बराबर कर सके। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूशन की तरफ आएंगे और ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब सोचो हमने इस पर कोई प्रेशर लगा दिया P, जिससे ये पिस्टन फिर से पुरानी जगह पर आ गया, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वापस चले गए। यही प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने में जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये भी हमारा काइंड ऑफ प्रेशर ही है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना भी प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो अब ऑस्मोसिस, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पी इज इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी। एन क्या है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो पीवी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो अगर ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये हमारा ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर दो सोल्यूशन है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सोल्यूशंस आर इक्वल, तो हमारे क्या हो जाते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर को फॉर्मूले वाइज तो बहुत कैलकुलेट करने के तरीके हैं, बट हम डायरेक्टली हमारे काम भर का सीखेंगे। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया NaCl, क्योंकि NaCl नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बट जैसे ही ये वाटर में मिक्स हुआ इसने क्या बना लिया, Na प्लस और Cl2 बना लिया, Na प्लस और Cl माइनस बना लिया। तो हम तो सोच रहे थे कि हमने 1 मोल NaCl लिया, बट सोल्यूशन में ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल्स में। ठीक है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने CaCl2 ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca2 प्लस और 2Cl। अगर हमने 1 मोल लिया तो हमको कितना मिलेगा, 3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। हमने सपोज K4Fe6 लिया तो ये वाटर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4K प्लस प्लस Fe6, हम आयन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कितने आयन हो गए, 5, तो I इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल्स टू I जीटा B। ओके, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF M, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I KB M एंड पाई इज इक्वल्स टू ICRT। तो ये हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेस हो गए। ओके, चैप्टर हो गया, हम क्विकली अभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़े से सीईटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। ठीक है, तो अभी एम तो बाद में हम देख लेंगे, पहले हम आई से वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको इजिली बताया था वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है।
तो जितने आयंस होते हैं Na के लिए 2 हो गया, इसके लिए 3 हो गया, यहाँ पर टोटल आयन कितने हैं 5 हैं, और यहाँ पर टोटल आयन कितने हैं 3 है। आई मैक्सिमम किसका है इसका, तो हमेशा आई जिसका मैक्सिमम होगा उसका क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्योर वाटर की मोलैलिटी निकालनी है तो 1 लीटर वाटर का मतलब हुआ कि 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है, यही तो हुआ, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। और वाटर की डेंसिटी जो होती है प्योर वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। तो वाटर का जो मास हो गया वो भी कितना हो गया 1000, क्योंकि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज 1 और वॉल्यूम इज 1000। अब ये मास हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास बिकम द मोल्स, ठीक है। तो वाटर का मोलिकुलर मास, वाटर इज H2O, तो कितना हो गया 2 + 16 इक्वल्स टू 18। तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 बिकम 55.5। तो वाटर के 1 लीटर में 55.5 मोल्स है। मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स 55.5 अपॉन मास, किसमें, किलोग्राम में। तो वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, किलोग्राम में 1 kg, तो मोलैलिटी जो होगी वाटर की 55.5 आएगी। आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड। तो इसको आप याद रखना कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो होता है वो एजोट्रॉप्स होते हैं। एजोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें 2 या उससे ज्यादा लिक्विड्स बॉईल होते हैं, कैसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और वो अपना कंपोजिशन एज अ लिक्विड और वेपर फेज में सेम बना के रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो क्या नेचर ऑफ सॉलिड पर, नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नहीं, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, हाँ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है सोल्यूट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होता है वो डिपेंडेंट होता है। यहाँ वॉल्यूम है, मोलैलिटी में होता है, नॉर्मेलिटी में होता है, और मोलैलिटी में नहीं होता है। तो मोलैलिटी हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सोल्यूशन। कैपिटल M इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर्स ऑफ मोल्स आपको पूछा है, वॉल्यूम कितना है 3 है, और मोलैरिटी कितनी है 3 है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। तो हमारे 9 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution is likely to have the highest boiling point। तो हम I निकाल लेंगे, I इसके लिए कितना होगा तो 3 होगा। ग्लूकोज जो है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है तो 1 हो जाएगा। यूरिया भी आयन में डिसोसिएट नहीं होता है तो यूरिया के लिए भी 1 हो जाएगा, और KCl के लिए कितना हो जाएगा 2। तो हाईएस्ट किसके लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1। तो मैक्सिमम किसमें, आयंस तो आप निकाल ही लोगे, तो मैक्सिमम किसमें है, तो मैक्सिमम है ए में, तो हमारा ए करेक्ट आंसर है। नंबर 39 देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, हमने भी डिस्कस कर लिया था। हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हेनरीज कांस्टेंट डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, ठीक है। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन, 2.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 2.5 है, ठीक है। सोल्यूशन के मोल्स आपके क्या है 2.5 है, किसमें 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। यही तो होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर्स ऑफ मोल्स जो सोल्यूट है वो तो क्लियर है 2.5 मोल है। अब वाटर का निकाल लो तो 1000 इंटू 18, तो आपको आ जाएगा 50.55,
तो मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 50.5 प्लस 2.5। ओके, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.858, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 58, 2.5 डिवाइडेड बाय 58 बिकम 0.04। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा इसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? जिसमें वॉल्यूम होता है, तो मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं होता है, मास बाय मास परसेंटेज में नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन में नहीं होता है, किस में होता है? मोलैरिटी में होता है। 3 देखेंगे, टू सोल्यूशन ए एंड बी आर सेपरेटेड फ्रॉम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इफ द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, देन अगर ए से बी जा रहा है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? तो बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। बी जो है हमारा सोल्यूशन है, तो ए इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन बी। ओके, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट से किसकी तरफ जाता है? सोल्यूशन की तरफ जाता है।